मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 55 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 56 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर जब माँ ने देखा कि रात हो चुकी है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। चौराहों पर बत्तियां जल रही थीं और आकाश पर तारे चमक रहे थे। कचहरी के पास लोगों के झुंड जमा हो गए थे। सर्द हवा में बर्फ के चरमराने की आवाज गूंज रही थी। युवकों के स्वर सुनाई दे रहे थे। एक आदमी ने, जो भूरे रंग का कंटो पहने था, सिजो के चेहरे को घूर कर देखा। क्या सजा सुनाई गई? उसने जल्दी से पूछा। निर्वासन। सबको? हाँ, शुक्रिया। वह आदमी चला गया। देखा, सिजो ने कहा, लोगों को बड़ी दिलचस्पी है। सहसा लगभग 1 दर्जन नौजवान लड़के लड़कियों ने उन्हें घेर लिया और उनके जोर जोर से जोश में आकर बोलने की आवाज सुनकर दूसरे लोग भी उस छोटी सी भीड़ की तरफ खींचकर आ गए। माँ और सिजो रुक गए। उन लोगों ने उनसे पूछा कि क्या सजा मिली, कैदियों का बर्ताव कैसा रहा, कौन कौन बोला और किसने किसने क्या कहा। ये सब प्रश्न इतनी सच्ची उत्सुकता से पूछे जा रहे थे कि माँ ने बड़ी खुशी से उनका जवाब दिया। सज्जनों, यह पावेल ब्लासो की माँ है, किसी ने कहा और फौरन खामोशी छा गई। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। किसी ने अपने मजबूत हाथ में मां की उंगलियां दबा लीं और किसी ने उत्तेजित स्वर में कहा, आपके बेटे का साहस हम सबके लिए एक आदर्श है। रूसी मजदूर जिंदाबाद। किसी ने जोर से नारा लगाया। नारे बढ़ते गए और तेज होते गए। कभी यहां से नारा लगता तो कभी वहां से। लोग चारों तरफ से भागे हुए आ रहे थे और सिजो तथा मां के चारों ओर भीड़ लगाकर खड़े होते जा रहे थे। पुलिस वालों ने सीटियां बजाईं, पर वे इन नारों की आवाज को दबा न सकी। सिजो हंसने लगा। मां को यह सब एक सुखद स्वप्न सा लग रहा था। वह मुस्कुरा रही थी और झुक झुक कर लोगों से हाथ मिला रही थी। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए थे। थकान के मारे उसके पांवों में पीड़ा हो रही थी, पर भावनाओं से उमड़ते हुए उसके हृदय में उसके अनुभवों का प्रतिबिंब उतना ही साफ दिखाई दे रहा था जैसे किसी झील के निर्मल पानी में। उसके पास ही खड़ा हुआ कोई व्यक्ति स्पष्ट स्वर में पर गुस्से से बोलने लगा, साथियों, जो राक्षस रूस की जनता को खाए जा रहा है, आज उसने अपने लालची जबड़ों में। माँ, आओ हम लोग चलें, सिजो ने कहा। उसी समय सासा वहां आई और माँ की बांह पकड़कर उसे सड़क के दूसरी तरफ लेकर चली गई। इससे पहले कि कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो या लोग गिरफ्तार किए जाएं, यहां से तुम चली जाओ, उसने मां से कहा। निर्वासन हुआ? साइबेरिया भेजे जाएंगे? हाँ। वह कैसा बोला? लेकिन मैं जो जानती हूं वह सबसे दृढ़ पर सबसे सादा है और साथ ही सबसे कठोर भी। उसका स्वभाव बहुत कोमल और संवेदनशील है, पर वह अपना यह स्वभाव प्रकट करने से डरता है। सासा के प्यार भरे शब्द सुनकर, जो उसने इतने उत्साह से दबी जबान में कहे थे, माँ का हृदय शांत हुआ और उसमें नई शक्ति आ गई। तुम कब उसके पास जाओगी? माँ ने सासा की बांह बड़े प्यार से दबाते हुए कहा। जो ही कोई दूसरा आदमी मेरा काम संभालने के लिए मिल जाएगा, लड़की ने बड़े विश्वास के साथ अपने सामने शून्य में घूरते हुए उत्तर दिया। बात यह है कि मुझे भी सजा सुनाई जाने वाली है। मेरा ख्याल है कि मुझे साइबेरिया निर्वासित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगी कि मुझे भी वहीं भेज दिया जाए जहाँ वह है। अगर ऐसा हो तो उससे मेरा सलाम कहना। सिजो की आवाज़ आई।
बस इतना कह देना, सिजो ने सलाम कहा है। वह मुझे जानता है, मैं फ्योदिर माजिन का चाचा हूँ। सासा ने मुड़कर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं फ्योदिर को जानती हूँ, मेरा नाम सासा है। बाप का नाम क्या है? सासा नजरें जमाए उसे देखती रही। मेरा बाप नहीं है, उसने कहा। क्या मर गया? नहीं, मरा तो नहीं है। लड़की के स्वर में एक हठ और दृढ़ता का भाव आ गया था, जो उसके चेहरे पर भी प्रतिबिंबित हो रहा था। वह जमींदार है और आजकल गांव का हाकिम है, किसानों को लूटता है। अच्छा? सिजो ने कुछ बौखला कर कहा। इसके बाद खामोशी छा गई। वह उस लड़की के बगल में चलता रहा और कनखियों से उसे देखता रहा। अच्छा माँ, मैं तो चलता हूँ, उसने आखिरकार कहा। मुझे यहाँ से बाईं तरफ मुड़ना है। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। अपने बाप की तरफ तुम्हारा रवैया बहुत सख्त है। क्यों, है ना? खैर, वह तुम्हारा मामला है, तुम जानो। अगर तुम्हारा बेटा निकम्मा होता, दूसरों को नुकसान पहुंचाता और तुम्हें उससे नफरत होती, तो क्या तुम उसकी निंदा नहीं करते? सासा ने जोश में आकर ऊंचे स्वर में कहा। हाँ, मुमकिन है मैं करता। बूढ़े ने एक क्षण रुक कर उत्तर दिया। अगर तुम्हें इंसाफ अपने बेटे से ज्यादा प्यारा होता तो तुम जरूर करते, और मुझे इंसाफ अपने बाप से ज्यादा प्यारा है। सिजो ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। खैर, तुमसे पार पाना मुश्किल है, उसने आह भर कर कहा। अगर तुम में इसी तरह अपने इरादे पर डटे रहने की ताकत रही तो पुराने लोगों पर तुम्हारी जीत होगी। बड़ा जोश है तुम में। अच्छा, तो मैं चला, खुश रहो। लेकिन अगर लोगों के साथ इतनी सख्ती का रवैया न रखो तो क्या हर्ज है? क्यों? अच्छा पेलागियानिलोना, मैं चलता हूँ। जब पावेल से मुलाकात हो तो कहना कि मैंने उसका भाषण सुना था। सब बातें तो मेरी समझ में नहीं आई, कुछ बातों को पचाना आसान भी नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर भाषण ठीक था। उसने टोपी उठाकर सलाम किया और धीरे धीरे नुक्कड़ पर मुड़ गया। अच्छा आदमी मालूम होता है, सासा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे जाते हुए देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। माँ ने देखा कि आज उस लड़की के चेहरे पर हमेशा से ज्यादा कोमलता और मधुरता थी। घर पहुंचकर वे दोनों काउच पर एक दूसरे के बगल में बैठ गईं और सासा की पावेल के पास जाने की योजना के बारे में बातें करती रहीं। निस्तब्धता शांतिमय थी। सासा ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी स्वप्निल आंखों से दूर शून्य में देखना आरंभ किया। उसके पीले चेहरे पर शांत चिंतन का भाव था। जब तुम्हारे बच्चे होंगे, मैं उनकी धाय बनकर आऊंगी। फिर वहां हमारी जिंदगी किसी भी प्रकार यहां से बदतर नहीं रहेगी। पावेल को काम ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह अपने हाथों से कोई भी काम कर सकता है। सासा ने मां को प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। क्या तुम अभी उसके साथ जाना नहीं चाहती? उसने पूछा। किस काम आऊंगी मैं उसके? मां ने आह भर कर उत्तर दिया। अगर उसने भागना चाहा तो मैं उसकी राह में बाधा बन जाऊंगी। वह नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं। सासा ने सिर हिला दिया। तुम ठीक कहती हो, वह नहीं चाहेगा। और फिर मुझे यहाँ अपना काम है, माँ ने किंचित गर्व के भाव से कहा। हाँ, सासा ने विचारमग्न होकर उत्तर दिया। यह अच्छी बात है। सासा उसने अपना हाथ इस प्रकार हिलाया मानो कुछ फेंक रही हो, और शांत भाव से सीधे साधे ढंग से बोलने लगी। वह वहां हमेशा तो रहेगा नहीं, वह जरूर भाग आएगा। और तुम? और अगर बच्चा हुआ तो? जब होगा तब देखा जाएगा। उसे मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए, और मैं भी उसके रास्ते में बाधा बनकर नहीं आऊंगी। उससे अलग रहना मेरे लिए कठिन होगा, पर मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं उसकी राह में कभी बाधा नहीं बनूंगी। माँ जानती थी कि सासा जो कुछ कह रही है उसे पूरा करने की वह क्षमता रखती है, और यह सोचकर उसे उस लड़की पर तरस आने लगा। मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, माँ ने सासा को सीने से लगा कर कहा। सासा धीरे से मुस्कुरा दी और माँ से और चिपट कर बैठ गई। उसी समय निकोलाई अंदर आया। वह थका हुआ और परेशान था। सासा, अभी मौका है,
तुम यहाँ से खिसक जाओ, उसने अपना कोट उतारते हुए कहा। 2 जासूस सुबह से मेरे पीछे लगे हैं, इतने खुले ढंग से मेरा पीछा कर रहे हैं कि मालूम होता है कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। इस मामले में मेरी छठी इंद्री मुझे कभी धोखा नहीं देती। कुछ हुआ जरूर है। हाँ, यह रहा पावेल का भाषण। हमने इसे छापने का फैसला किया है। तुम इसे लुदमिला के पास ले जाओ और उसे कहना कि इसे जल्दी से जल्दी छाप दे। पेलागिया निलोना, पावेल ने बहुत अच्छा भाषण दिया। सासा, जासूसों से होशियार रहना। बात करते हुए वो अपने सर्दी के ठिठुरे हुए हाथ जोर से रगड़ता रहा और फिर मेज के पास जाकर दराजों में से कागज निकालने लगा। कुछ कागज तो उसने फाड़ डाले और कुछ को अलग रख दिया। वह परेशान हुआ और चिंतित दिखाई दे रहा था। अभी बहुत दिन नहीं हुए मैंने इन दराजों को साफ किया है, न जाने कहां से ये नए कागज फिर से आ गए। पेलागिया निलोना, मेरी राय में अच्छा तो यही होगा कि तुम भी रात घर पर न रहो। तुम्हारा क्या ख्याल है? वह तमाशा देखकर तुम ऊब जाओगी और फिर इसका भी डर है कि शायद वे लोग तुम्हें भी गिरफ्तार कर लें। पावेल का भाषण बांटने के लिए हमें इधर उधर भेजने के लिए तुम्हारी जरूरत होगी। वे लोग मुझे गिरफ्तार करके क्या करेंगे? निकोलाई ने अपना हाथ झटक कर दृढ़तापूर्वक कहा। मैं इस तरह के खतरे को बहुत दूर से सूंघ लेता हूं और फिर तुम लुदमिला की भी बड़ी मदद कर सकती हो। बेकार खतरा मोल लेने से क्या फायदा? माँ यह सोचकर गदगद हो उठी कि वह अपने बेटे के भाषण छापने में मदद करेगी। अगर ऐसा है तो मैं चली जाऊंगी, उसने कहा। और फिर कुछ देर रुककर उसने दृढ़तापूर्वक कहा, ईश्वर की कृपा से अब मुझे किसी भी चीज का डर बाकी नहीं रह गया। और उसे अपनी इस बात पर स्वयं ही आश्चर्य होने लगा। अच्छा है, निकोलाई ने उसकी ओर देखे बिना ही कहा, मगर यह तो बताती जाओ कि मेरा सूटकेस और कपड़े कहाँ हैं? तुमने तो घर को इतनी पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है कि मैं अपनी चीजें भी नहीं ढूंढ सकता। सासा अंगीठी में कागज जला रही थी और राख कोयलों में मिलाती जा रही थी। सासा, अब तुम जाओ, निकोलाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, विदा। अगर कोई अच्छी किताब आए तो मुझे भेजना न भूलना। विदा। प्रिय साथी, सावधान रहना। क्या लंबी सजा होने का डर है? सासा ने पूछा। कौन जाने, शायद मेरे खिलाफ कुछ तो है ही। पेलागिया निलोना, तुम भी साथ क्यों न चली जाओ? एक साथ 2 आदमियों का पीछा करना मुश्किल होता है। अच्छी बात है, माँ ने उत्तर दिया। मैं अभी कपड़े पहने लेती हूँ। उसने निकोलाई को बड़े ध्यान से देखा, पर उसमें कोई अंतर नहीं हुआ था। केवल उसके चेहरे पर हमेशा जो कोमलता और मृदुता का भाव रहता था, उस पर चिंता के हल्के हल्के बादल छा गए थे। उसके व्यवहार में बिल्कुल घबराहट नहीं थी। इस व्यक्ति में जो माँ को दूसरों से अधिक प्रिय हो गया था, न ही उत्तेजना के कोई चिन्ह थे। उसने हमेशा सबका बराबर ध्यान रखा था। वह हमेशा सबके साथ उदारता और शांत स्वभाव से पेश आता था और गंभीरता के साथ सबसे अकेला रहता था। इस समय भी वह सबके लिए वही था जो हमेशा से था, एक ऐसा आदमी जिसका अपना एक गुप्त आंतरिक जीवन और यह जीवन दूसरों के जीवन से श्रेष्ठतर था। माँ जानती थी कि निकोलाई अपनी और माँ की आत्मा में एक समानता पाता था और माँ के हृदय में उसके प्रति ऐसा प्यार था जो अभी तक कोई निश्चित रूप धारण नहीं कर पाया था। अब उसके हृदय में निकोलाई के लिए जो वेदना थी वह असह्य थी, पर वह उसे प्रदर्शित करने का साहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे निकोलाई बिल्कुल बौखला जाता और कुछ खिसिया भी जाता। उस दशा में वह कुछ हास्यास्पद भी प्रतीत होता और माँ नहीं चाहती थी कि वह हास्यास्पद प्रतीत हो। वह जब फिर कमरे में आई तो उसने देखा कि निकोलाई सासा का हाथ पकड़े खड़ा है। बहुत ही उम्दा। मैं दावे से कहता हूं कि तुम दोनों के लिए यही सबसे ठीक भी है, वह कह रहा था। थोड़े से निजी सुख से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। पेलागिया निलोना, तुम तैयार हो गई? निकोलाई अपना चश्मा ऊपर को सरकाकर मुस्कुराता हुआ माँ के पास आ गया। अच्छा, विदा। 3 या 4 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ख्याल है मेरा। 6 महीने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अपना ध्यान रखोगी ना? आओ,
चलने से पहले एक बार प्यार कर लूं। वह देखने में बहुत दुबला पतला और नाजुक था। उसने अपने मजबूत हाथ माँ के गले में डाल दिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। ऐसा मालूम होता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, उसने हंसकर कहा। तुम्हें इस तरह सीने से लगाए खड़ा हूं कि। माँ ने बिना कुछ कहे उसके माथे और गालों पर प्यार किया, पर उसकी बाहें कांप रही थीं। उसने जल्दी से अपने हाथ हटा लिए कि कहीं वह देख न ले। कल खास तौर पर सावधान रहना। सुबह किसी लड़के को इधर भेज देना कि आकर खबर ले जाए। लुदमिला जानती है एक ऐसे लड़के को। अच्छा साथियों, विदा, सब ठीक है। बाहर निकलकर सासा ने चुपके से कहा, अगर इसे कभी मौत का सामना करने भी जाना पड़ा तो इतने ही सीधे साधे ढंग से चला जाएगा। बस थोड़ी सी जल्दी और करेगा, और जब मौत आंखों में आंखें डाले इसे घूर रही होगी, तब यह अपना चश्मा ऊपर सरका कर मरने से पहले कहेगा, बहुत खूब, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ ने धीमे स्वर में कहा। उसे देखकर मुझे आश्चर्य जरूर होता है, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। मेरे दिल में उसकी बेहद इज्जत है। वह बहुत नेक है और कभी कभी उसके बर्ताव में कोमलता भी आ जाती है, पर उसमें एक नीरसता है। उसमें मानवीय भावनाओं की कुछ कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से अलग अलग हो जाएं। अगर तुम्हें ख्याल हो कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो लुदमिला के यहाँ न जाना। मैं जानती हूँ, माँ ने कहा। बिल्कुल न जाना, सासा ने आग्रह करते हुए कहा। मेरे यहाँ चली आना। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, नमस्ते। वह जल्दी से मुड़ी और जिधर से आई थी उधर ही लौट पड़ी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे माँ के भाग 56 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 57 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। कुछ ही मिनट बाद माँ लुदमिला के छोटे से कमरे में अंगीठी के सामने बैठी आग ताप रही थी। लुदमिला काली पोशाक पहने और चमड़े की पेटी लगाए धीरे धीरे कमरे में टहल रही थी। कमरा उसकी पोशाक की सरसराहट और उसकी रोबदार आवाज से गूंज रहा था। अंगीठी से लकड़ी के चटचटाने की आवाज आ रही थी और आग की लपटें हवा को अपनी ओर खींचकर गरज रही थी। लुदमिला की आवाज सुगम प्रवाह से बह रही थी। लोग दुष्ट उतने नहीं हैं जितने कि वे मूर्ख हैं। वे सिर्फ उसी चीज को देखते हैं जो बिल्कुल उसकी आंख के सामने हो और जिसे वे आसानी से समझ सकें। लेकिन जो चीज बिल्कुल पास होती है उसकी कोई कदर नहीं होती। दूर की चीजों की ही कदर होती है। जब हम इस बात की तह में जाकर देखते हैं तो मालूम होता है कि अगर जिंदगी का ढर्रा दूसरा होता, अगर जिंदगी ज्यादा आसान होती और लोग ज्यादा समझदारी से काम लेते, तो सभी लोग ज्यादा सुखी रहते और उनका जीवन बेहतर हो जाता। पर इस सब के लिए बहुत यत्न करना पड़ेगा। सहसा वह माँ के सामने आकर ठहर गई। मुझे लोगों से मिलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता और जब मिलती हूँ तो व्याख्यान देने लगती हूँ, उसने मानो सफाई पेश करते हुए कहा। अजीब सा लगता है ना? ऐसी क्या बात है? माँ ने कहा। वह यह मालूम करने का प्रयत्न कर रही थी कि यह औरत पर्चे कहाँ छापती है, पर वह कुछ भी पता न लगा सकी। इस कमरे में जिसकी 3 खिड़कियां सड़क पर खुलती थीं, एक काउच, एक किताबों की अलमारी, एक मेज, कुछ कुर्सियां और एक पलंग था। एक कोने में हाथ धोने का तसला लगा था और दूसरे कोने में चूल्हा था। दीवार पर तस्वीरें टंगी थी। हर चीज साफ सुथरी और करीने से रखी हुई थी और इन सब चीजों पर मकान की मालकिन के कठोर व्यक्तित्व की नीरस छाप थी। माँ समझ रही थी कि कहीं कुछ छुपा जरूर है, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ। उसने दरवाजों की तरफ देखा। एक दरवाजे से तो अंदर आई थी जो बाहर एक छोटी सी ड्योढ़ी में खुलता था। चूल्हे के बगल में एक और पतला सा ऊंचा दरवाजा था। मैं काम से आई हूं, माँ ने कहा। यह देखकर कि लुदमिला उसे बड़े ध्यान से देख रही है, वह कुछ सिटपिटा गई थी। मैं जानती हूं, काम के अलावा कोई मुझसे मिलने आता ही नहीं है।
माँ को लुदमिला के स्वर में एक विचित्र सी बात नजर आई। उसके पतले पतले होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी झलक थी और चश्मे के पीछे उसकी धुंधली सी आंखें चमक रही थी। माँ ने नजरें फेर कर पावेल का भाषण उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, यह लो। उन लोगों ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसे छाप दो। फिर उसने उसे बतलाया कि निकोलाई के गिरफ्तार होने का खतरा है। लुदमिला ने चुपके से पर्चा अपनी पेटी में खोस लिया और बैठ गई। उसकी ऐनक के शीशों में आग की लाल लाल रोशनी चमक रही थी और उसकी निश्चल मुखाकृति पर आग का उष्ण प्रकाश नाच रहा था। अगर वे लोग मुझे गिरफ्तार करने आए तो मैं उन्हें गोली मार दूंगी। माँ जब अपनी बात खत्म कर चुकी तो लुदमिला ने धीरे से पर दृढ़तापूर्वक कहा, मुझे हिंसा के विरुद्ध अपनी रक्षा करने का अधिकार है और जब मैं दूसरों को लड़ने के लिए ललकारती हूँ तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं भी लड़ूं। आग की लपटों की चमक उसके चेहरे पर से गायब हो गई और उसकी मुद्रा हमेशा की तरह गंभीर और कठोर दिखाई देने लगी। यह जिंदगी का कोई तरीका नहीं है। माँ के दिमाग में अचानक यह विचार आया और उसका हृदय लुदमिला के प्रति संवेदना से भर गया। लुदमिला अनमने भाव से पावेल का भाषण पढ़ने लगी, पर जैसे जैसे वो आगे पढ़ती गई उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और आखिर में पहुंचकर वह बड़ी अधीरता और उत्सुकता से पन्ने पलटने लगी। भाषण पूरा पढ़कर वह उठी और अपने कंधे सीधे करके माँ के पास आई। बहुत अच्छा भाषण है, उसने कहा। एक क्षण तक वह सिर झुकाए विचारों में डूबी रही। मैं तुमसे तुम्हारे बेटे के बारे में बात करना नहीं चाहती थी। मैं उससे कभी नहीं मिली हूं और मैं दुखद विषयों को छेड़ना नहीं चाहती। मैं जानती हूं कि जब किसी ऐसे आदमी को जो हमें बहुत प्यारा हो कहीं दूर निर्वासित किया जाता है तो कितना दुख होता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या सचमुच तुम्हें ऐसे बेटे की माँ होने की बहुत खुशी है? बहुत, माँ ने कहा। और डर नहीं लगता? अब नहीं लगता, माँ ने गंभीर मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। लुदमिला अपने सीधे बालों को एक हाथ से ठीक करती हुई खिड़की की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर एक परछाई सी दौड़ गई। कदाचित यह दबी हुई मुस्कुराहट की छाया थी। मैं अभी अक्षर बिठाए देती हूँ, तुम लेट जाओ। आज का दिन तुम्हारे ऊपर बहुत सख्त बीता है, तुम थक गई होगी। यहाँ इस बिस्तर पर लेट जाओ। मैं तो सोऊंगी नहीं। मुमकिन है रात को मैं तुम्हें मदद करने के लिए जगाऊं। जब सोने लगो तो बत्ती बुझा देना। उसने अंगीठी में 2 लकड़ियां डाल दी और उस पतले से दरवाजे से अंदर जाकर दरवाजा कसकर बंद कर लिया। माँ ने उसे अंदर जाते देखा और कपड़े बदलते समय भी वह उसी के बारे में सोचती रही। उसे किसी बात का बड़ा दुख। माँ बहुत थक गई थी, पर वह एक विचित्र शांति का अनुभव कर रही थी और ऐसा प्रतीत होता था कि हर चीज एक कोमल मंद प्रकाश से आलोकित हो उठी है और यही प्रकाश उसकी आत्मा में भी फैला हुआ है। वह पहले भी इस शांति का अनुभव कर चुकी थी। जब भी उसकी भावनाओं पर कोई बहुत बड़ा दबाव पड़ता था उसके बाद हमेशा उसे इस शांति का आभास होता था। एक समय ऐसा भी था जब उसे इससे डर लगता था, पर अब इससे उसकी आत्मा और भी विस्तृत हो उठती थी और उसमें एक महान शक्तिशाली भावना का बल आ जाता था। बत्ती बुझाकर वह ठंडे बिस्तर पर कंबल ओढ़कर आराम से लेट गई और शीघ्र ही गहरी नींद में सो गई। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में सर्दियों के निर्मल दिवस का शीतल श्वेत प्रकाश फैला हुआ था। लुदमिला ने काउच पर से, जहां वह हाथ में एक किताब लिए लेटी हुई थी, आंख उठाकर देखा और असाधारण ढंग से मुस्कुरा दी। कमाल हो गया, माँ ने कुछ खिसिया कर कहा। मैं भी अजीब हूँ, क्या बहुत देर हो गई? सलाम, लुदमिला ने उत्तर दिया। 10 बजने वाले हैं, उठो। चाय पियोगी? तुमने मुझे जगा क्यों नहीं लिया? मैं जगाने जा रही थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास गई तो तुम सोते सोते इतने प्यारे ढंग से मुस्कुरा रही थी कि मेरा जी उठाने को नहीं हुआ। वह बड़ी फुर्ती से कोच पर से उठी और माँ के पलंग के पास जाकर उसके ऊपर झुक गई।
उस औरत की आंखों में माँ ने एक ऐसा भाव देखा जिसे वह पहचानती थी और प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी नींद में विघ्न डालना तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय होगा। तुम शायद कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। वह इतनी शांत और इतनी अच्छी और इतनी सर्वव्यापी थी कि बस। लुदमिला हंस दी। उसकी हंसी में मखमल जैसी नरमी थी। तुम्हें मुस्कुराता देखकर मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी। क्या तुम्हारा जीवन बहुत दुखी है? माँ की भौहें फड़कने लगी और वह खुद भी सोचने लगी कि उसका जीवन दुखी है या नहीं। जरूर है, लुदमिला ने सहसा कहा। मैं ठीक से नहीं कह सकती, माँ ने धीरे से कहा। कभी कभी दुख जरूर होता है, लेकिन मेरा जीवन इतना भरपूर है और उसमें हर चीज इतनी महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक है, और सारी बातें एक के बाद एक इतनी जल्दी जल्दी होती रहती हैं कि जैसा कि बहुधा होता था। इस समय भी सहसा उसके हृदय में उत्साह का एक तूफान उमड़ने लगा। उसके मस्तिष्क में विचारों और कल्पनाओं की भीड़ लग गई। वह उठकर पलंग पर बैठ गई और विचारों तथा कल्पनाओं को शब्दों में सजोने संवारने लगी। जिंदगी का क्रम चलता रहता है, हमेशा एक लक्ष्य की दिशा में, लेकिन कभी कभी बहुत दुख भी होता है। लोग मुसीबतें उठाते हैं, मार खाते हैं, बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं और उनसे बहुत सी खुशियां छीन ली जाती हैं। यह देखकर तो दुख होता ही है। लुदमिला अपना सिर पीछे को झटक कर माँ को बड़े प्यार से देखने लगी। लेकिन तुम अपने बारे में तो कुछ बताती ही नहीं। माँ पलंग से उठी और कपड़े पहनने लगी। जब आदमी को इससे भी प्यार हो, उससे भी प्यार हो और सबके लिए उसका दिल डरता हो, सब पर उसे तरस आता हो, तो आदमी अपने आप को दूसरों से अलग करके अपने बारे में कैसे सोच सकता है? वह अपने आप को उनसे अलग कैसे कर सकता है? वह एक क्षण तक आधे कपड़े पहने हुए कमरे के बीच में विचारों में खोई खोई पड़ी रही। माँ को ऐसा आभास हुआ कि अब वह वही औरत नहीं रह गई है जिसका हृदय अपने बेटे के लिए इतना भयभीत और आतंकित था, जो अपने बेटे के शरीर को बचाने के लिए इतनी बेताब थी। अब उस औरत का अस्तित्व ही बाकी नहीं रह गया था। वह कहीं छुप गई थी, कहीं बहुत दूर चली गई थी, या कदाचित वह अपने ही भावावेश की ज्वाला में जल गई थी और इस आग में तपकर उसकी आत्मा शुद्ध होकर निखर आई थी और उसमें एक नई शक्ति का संचार हुआ था। वह एक क्षण तक आधे कपड़े पहने कमरे के बीच में विचारों में खोई खोई खड़ी रही। माँ को ऐसा आभास हुआ कि अब वह वही औरत नहीं रह गई है जिसका हृदय अपने बेटे के लिए इतना भयभीत और आतंकित था, जो अपने बेटे के शरीर को बचाने के लिए इतनी बेताब थी। अब उस औरत का अस्तित्व ही बाकी नहीं रह गया था। वह कहीं छुप गई थी, कहीं बहुत दूर चली गई थी, या कदाचित वह अपने ही भावावेश की ज्वाला में जल गई थी और इस आग में तपकर उसकी आत्मा शुद्ध होकर निखर गई थी और उसमें नई शक्ति का संचार हुआ था। उसने अपने हृदय को टटोला, उसका स्पंदन सुना और डरने लगी कि पुरानी आशंकाएं कहीं फिर न पैदा हो जाएं। क्या सोच रही हो? लुदमिला ने उसके पास जाकर पूछा। मालूम नहीं, माँ ने उत्तर दिया। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती रहीं। फिर लुदमिला यह कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। मालूम नहीं मेरे संवार को क्या हो गया है। माँ ने खिड़की के बाहर देखा। सर्दी पड़ रही थी और चारों ओर धूप फैली हुई थी। उसके हृदय में भी इसी धूप जैसा प्रकाश फैला हुआ था और गर्मी भी थी। वह हर चीज के बारे में बातें करना चाहती थी, बड़ी देर तक और उल्लास के साथ बातें करना चाहती थी। उसकी आत्मा में जो कुछ समाया हुआ था और जो वहां सूर्यास्त के पहले की सुंदर ज्योति से जगमगा रहा था, उसके लिए उसके हृदय में किसी के प्रति कृतज्ञता की एक स्पष्ट सी भावना थी। बहुत दिन बाद उसके हृदय में ईश्वर की प्रार्थना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसके मस्तिष्क में किसी का नौजवान चेहरा बिजली की तरह कौंध गया।
और उसने किसी को स्पष्ट स्वर में पुकार कर कहते सुना, यह पावेल ब्लासो की माँ है। उसने सासा की भीगी हुई चमकदार आंखें, रिबिन की काली आकृति, अपने बेटे की कांसे के मूर्ति जैसी कठोर मुखाकृति, निकोलाई की शर्मीली आंख मारती हुई नजरें देखी और सहसा ये सब चीजें एक गहरी आह में घुल मिल गईं और उन्होंने इंद्रधनुष के रंग के बहुत ही पतले बादल का रूप धारण कर लिया, जो उसके समस्त विचारों पर छा गया और उसे शांति का अनुभव होने लगा। निकोलाई ठीक कहता था। लुदमिला ने कमरे में वापस आकर कहा, वह गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने लड़के को भेजा था। उसने बताया कि आंगन में उसने कई पुलिस वालों को देखा और एक पुलिस वाला फाटक के पीछे भी छुपा हुआ था। चारों तरफ से जासूसों ने उस जगह को घेर रखा है। बेचारा, मां ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने आह भरी, पर उसके हृदय में कोई व्यथा नहीं थी और इस पर उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य भी हुआ। वह इधर कुछ दिनों से शहर में मजदूरों को पढ़ाता था। उसके पकड़े जाने का वक्त आ गया था, लुदमिला ने शांत स्वर में कहा, पर उसकी भौहें तनी हुई थी। उसके साथियों ने उससे कहा था कि वह कहीं भाग जाए, पर उसने एक न सुनी। मेरा तो ख्याल है कि लोगों को ऐसी हालत में समझाने बुझाने के बजाय उन्हें जबरदस्ती कहीं भेज देना चाहिए। इसी समय काले बालों और लाल गालों वाला एक लड़का दरवाजे पर दिखाई दिया। उसकी नीली आंखें बहुत खूबसूरत और नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई थी। समवार ले आऊं? उसने ऊंची आवाज में पूछा। ले आओ तो बड़ी मेहरबानी होगी सरगई। फिर वह मां की तरफ मुड़कर बोली, मैंने इसे पाला है। आज मां को लुदमिला कुछ बदली हुई, ज्यादा सीधी साधी और अधिक घनिष्ठ लग रही थी। उसके शरीर के लोच में आज पहले से ज्यादा सौंदर्य और शक्ति थी और इससे उसके पीले कठोर चेहरे पर एक कोमलता आ गई थी। रात भर काम करने के कारण उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों का रंग कुछ और गहरा हो गया था और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी आत्मा में एक तनाव है, धनुष की प्रत्यंचा जैसा तनाव। लड़का समवार ले आया। सरगेई, आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। यह पेलागिया निलोना है। कल जिन मजदूरों को सजा हुई है उनमें इनका बेटा भी है। सरगई ने बिना कुछ कहे झुककर मां से हाथ मिलाया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक डबल रोटी लेकर लौटा और आकर मेज के पास अपनी जगह पर बैठ गया। चाय उड़ेलते हुए लुदमिला ने मां को इस बात पर राजी करने का प्रयास किया कि वह उस समय तक घर लौटकर न जाए जब तक यह मालूम न हो जाए कि पुलिस वहां किसकी ताक में है। शायद तुम्हारे इंतजार में ही हो, शायद तुम्हें भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे। बुलाने दो, मां ने कहा, और अगर चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लें। ऐसा कौन बड़ा नुकसान हो जाएगा? बस इतना है कि पहले पावेल का भाषण छपकर बढ़ जाए। मैंने अक्षर तो बिठा दिए हैं। कल तक शहर में और मजदूरों की बस्ती में बांटने भर को काफी पर्चे तैयार हो जाएंगे। तुम नताशा को जानती हो? हाँ, जानती क्यों नहीं हूं। उसके पास ले जाना। लड़का अखबार पढ़ रहा था और ऐसा मालूम हो रहा था कि वह उसकी बातें सुन ही नहीं रहा है, लेकिन बीच बीच में वह मां के चेहरे पर एक सरसरी दृष्टि डाल लेता था। मां को उसकी चमकदार आंखें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वह भी उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। निकोलाई की बात करते समय लुदमिला के हृदय में कोई व्यथा नहीं थी। मां को यह बात स्वाभाविक ही मालूम हुई। समय बहुत जल्दी बीतता गया। जब उन लोगों ने नाश्ता खत्म किया उस समय लगभग दोपहर हो चुकी थी। कितनी देर हो गई? लुदमिला ने विस्मय से कहा। इतने में किसी ने बहुत घबराकर दरवाजा खटखटाया। लड़का उठा और उसने लुदमिला को प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। सरगेई, दरवाजा खोल दो। कौन हो सकता है? बिना विचलित हुए लुदमिला ने अपने साये की जेब में हाथ डाल दिया और मां से बोली, देखो, अगर पुलिस हो तो पेलागिया निलोना, तुम वहां कोने में खड़ी हो जाना। और सरगई तुम? मैं जानता हूं, लड़के ने बाहर जाते हुए कहा। वह मुस्कुरा दी। अब इन तैयारियों से उसे कोई उलझन नहीं होती थी। उसे यह नहीं लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है।
लेकिन आगंतुक वही छोटे कद वाला डॉक्टर था। पहली बात तो यह है, उसने जल्दी से कहा, निकोलाई गिरफ्तार कर लिया गया है। आहा, तो यहाँ हो तुम नीलोना। जब वो पकड़ा गया तब क्या तुम घर पर नहीं थी? उसी ने मुझे यहाँ भेजा था। अच्छा, मेरे ख्याल में इससे काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि कल रात कुछ नौजवानों ने भाषण की कोई 500 कापियाँ साइक्लो स्टाइल करके छापी हैं। मैंने देखा है, बुरी नहीं छापी हैं, बड़ी साफ सुथरी छपाई है। वे आज रात उन्हें शहर में बांटना चाहते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा ख्याल है कि शहर में छपी हुई कापियाँ बांटना ही अच्छा होगा और उन्हें किसी दूसरी जगह के लिए रखा जा सकता है। मैं उन्हें नताशा के पास लेकर चली जाऊंगी। माँ ने उत्सुकता से कहा, मुझे दे दो। वह अपने पावेल के भाषण को जल्दी से जल्दी प्रसारित करने के लिए, अपने बेटे के शब्दों को सारी पृथ्वी पर फैला देने के लिए बहुत बेचैन थी। उत्तर की प्रतीक्षा में वह बड़ी विनय भरी दृष्टि से डॉक्टर के चेहरे को देखती रही। मालूम नहीं तुम्हें यह काम इस वक्त करना भी चाहिए कि नहीं? डॉक्टर ने अपनी घड़ी निकाल कर देखते हुए संशय के भाव से कहा, इस वक्त 12 बजने में 17 मिनट बाकी है। 2:05 पर एक गाड़ी जाती है जो तुम्हें वहाँ 5:15 बजे पहुँचा देगी। उस वक्त शाम का वक्त होगा, लेकिन बहुत देर नहीं हुई होगी। लेकिन असल बात यह भी नहीं है। नहीं, असल बात यह भी नहीं है, लुदमिला ने भवें तान कर कहा। फिर असल बात क्या है? माँ ने उसके निकट आकर पूछा। बस यही ना कि काम अच्छी तरह पूरा हो जाए। लुदमिला ने उसे बड़े गौर से देखा, मानो उसके चेहरे में वह कुछ ढूंढ रही हो। तुम्हारे लिए यह काम खतरनाक है, लुदमिला ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। क्यों? माँ ने बड़े उत्साह और हर्ष से पूछा। इसकी वजह यह है, डॉक्टर ने बहुत जल्दी जल्दी उखड़े हुए स्वर में कहना शुरू किया। तुम निकोलाई के गिरफ्तार होने के ठीक घंटे भर पहले घर से निकली थी। तुम उस कारखाने में गई थी जहां लोग तुम्हें नताशा की चाची की हैसियत से जानते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद कारखाने में गैर कानूनी परचेज पाए गए। ये सब बातें मिलकर तुम्हारे गले में फंदा डालने के लिए काफ़ी मजबूत सबूत हो जाएगा। मुझे कोई नहीं देख पाएगा, माँ ने उत्सुकता से कहा। और अगर उन्होंने मेरे वापस आने पर पूछा कि मैं कहाँ गई थी तो? वह एक सेकंड के लिए रुकी। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कहूँगी, उसने जोर से कहा। मैं वहाँ से सीधे बस्ती में जाऊँगी। वहाँ मेरा एक दोस्त है सिजो। मैं कह दूँगी कि मुकदमे के बाद मैं उसके घर चली गई थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे को धीरज बंधा सकें। उसके भतीजे को भी सजा हुई है, वह आखिर तक मेरा साथ दिएगा। माँ को विश्वास था कि वे उसकी यह इच्छा पूरी कर देंगे और वह इस मामले को जल्दी तय कर लेने के लिए भी उत्सुक थी। इसीलिए वह आग्रह करती रही। आखिरकार वे राजी हो गए। अच्छी बात है, ले जाओ, डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा। लुदमिला कुछ नहीं बोली। वह बस विचारों में डूबी हुई इधर उधर टहलती रही। उसका चेहरा बहुत क्षीण दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन की पेशियां जिस तरह तनी हुई थी, उसे मालूम होता था कि अपने सिर को सीने पर लुढ़क जाने से रोकने के लिए उसे कितना प्रयास करना पड़ रहा है। माँ ने यह देख लिया। तुम लोग मेरे कारण परेशान हो रहे हो, उसने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम अपनी चिंता बिल्कुल नहीं करते। करते क्यों नहीं हैं? डॉक्टर ने कहा। हमें करनी पड़ती है, और हम उन लोगों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते हैं जिन्हें हम अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट करते देखते हैं। अच्छी बात है, तो तुम्हें भाषण की कापियाँ स्टेशन पर मिल जाएंगी। उसने माँ को समझा दिया कि इसके लिए क्या प्रबंध किया जाएगा। सलामत रहो, उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। लेकिन जब वह बाहर गया तो ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी बात से असंतुष्ट है। लुदमिला माँ के पास चली आई। मैं समझती हूँ, उसने धीरे से हंसकर कहा। वह माँ की बाँह पकड़कर फिर इधर उधर टहलने लगी। मेरा भी एक बेटा है, वह 13 साल का है। वह अपने बाप के साथ रहता है। मेरे पति छोटे सरकारी वकील हैं और लड़का उन्हीं के साथ रहता है। उसका क्या होगा? मैं अक्सर इस बात के बारे में सोचती हूँ। उसका स्वर रूध गया। जनता के कट्टर दुश्मन के हाथों उसका पालन पोषण हो रहा है, उन लोगों के शत्रु के हाथों जिन्हें मैं प्यार करती हूँ और जिन लोगों को मैं इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा समझती हूँ। मुमकिन है कि मेरा बेटा बड़ा होकर स्वयं मेरा दुश्मन बन जाए।
मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। मैं अपना नाम बदल कर जो रहती हूँ, मैंने उसे 8 बरस से नहीं देखा है। 8 बरस, कितने दिन हो गए। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर फीके रंग के शून्य आकाश को देखने लगी। अगर वह मेरे साथ रहता तो मुझ में ज़्यादा शक्ति आ जाती, मेरे हृदय में तब यह निरंतर पीड़ा न होती। अगर वह जिंदा न होता तो भी मेरे लिए आसान होता। हाय बेचारी, माँ ने एक लंबी सांस लेकर कहा। उसका हृदय वेदना से फटा जा रहा था। तुम भी कितनी भाग्यवान हो, लुदमिला ने कटु मुस्कुराहट के साथ अस्फुट स्वर में कहा। माँ और बेटे का कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना कितनी शानदार बात है, और ऐसा बहुत ही कम होता है। हाँ, बहुत ही शानदार बात है, पेलागिया ने कहा और उसे अपनी बात पर स्वयं विस्मय होने लगा। फिर उसने अपना स्वर धीमा करके इस प्रकार कहा, मानो कोई भेद बता रही हो। और आप सभी लोग, तुम, निकोलाई इवानोविच और वे सभी जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अचानक सब लोग एक जैसे हो गए हैं और मैं तुम सब लोगों की भावनाएं भली भांति समझती हूँ। तुम लोग जो कुछ कहते हो उसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाती, पर और सब बातें मैं समझती हूँ। हाँ, यही बात है, लुदमिला ने स्फुट स्वर में कहा। यही बात है। माँ अपना हाथ लुदमिला के सीने पर रखकर इतने धीमे धीमे बोलती रही, मानो जो वह कुछ कह रही थी उसे वह अपनी कल्पना में देख भी रही हो। हमारे बच्चे दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो इसे इसी तरह देखती हूँ। वे सारी दुनिया में फैल गए हैं और दुनिया के कोने कोने से आकर वे एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिन लोगों के हृदय सबसे शुद्ध हैं, जिनके मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ हैं, वे पाप के खिलाफ बढ़ रहे हैं और झूठ को अपने ताकतवर पांवों तले कुचल रहे हैं। वे नौजवान हैं और स्वस्थ हैं और उनकी सारी शक्ति एक ही लक्ष्य, न्याय को प्राप्त करने के लिए व्यय हो रही है। वे मनुष्य के दुख को मिटाने के लिए, इस पृथ्वी पर से विपदा का नामो निशान मिटा देने के लिए और कुरूपता पर विजय प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और विजय उनकी अवश्य होगी। जैसा कि किसी ने कहा है, वे एक नया सूर्य उगाने के लिए निकले हैं और वे इस सूर्य को उगाकर रहेंगे। वे टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए निकले हैं और वे उन्हें जोड़ कर रहेंगे। उसे भूली हुई उन प्रार्थनाओं के शब्द याद आने लगे जो उसके हृदय में चिंगारियों की तरह भड़क रही थी और एक नए विश्वास की ज्योति जगा रही थी। हमारे बच्चे सच्चाई और न्याय के पथ पर चल रहे हैं, लोगों के हृदय में एक नए प्रेम का संचार कर रहे हैं, उन्हें एक नए स्वर का चित्र दिखा रहे हैं और पृथ्वी को एक नई ज्योति से आलोकित कर रहे हैं। आत्मा की अखंड ज्योति, इसकी नई ज्वाला से एक नए जीवन का उदय हो रहा है। यह जीवन समस्त मानवता के प्रति हमारे बच्चों के प्रेम से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रेम की ज्योति को कौन बुझा सकता है? कौन बुझा सकता है? कौन सी शक्ति से नष्ट कर सकती है और इसका मुकाबला कर सकती है? इस प्रेम को पृथ्वी ने जन्म दिया है और स्वयं जीवन उसकी विजय के लिए लालायित है। स्वयं जीवन। अपने भावावेश के उद्वेग से माँ की शक्ति क्षीण हो गई और वह वहाँ से दूसरी तरफ जाकर बैठ गई और हाँफने लगी। लुदमिला भी चुपचाप बड़ी सतर्कता से कदम रखती हुई वहाँ से चली गई, मानो उसे यह डर हो कि कहीं कोई चीज़ टूट न जाए। बहुत ढीले ढीले कदमों से वह कमरे में टहल रही थी और अपनी निस्तेज आंखों के सामने शून्य में घूर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह कुछ और लंबी हो गई थी। उसके दुबले पतले कठोर चेहरे पर गहरी चिंता की छाप थी और उसके होठ घबराहट के कारण भींचे हुए थे। कमरे की निस्तब्धता के कारण थोड़ी देर बाद माँ का उद्वेग शांत हो गया। मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी? लुदमिला को चिंतित देखकर उसने क्षमा याचना के भाव से पूछा। लुदमिला ने मुड़कर प्रायः भयातुर होकर माँ की तरफ देखा। फिर वह जल्दी जल्दी बोलने लगी और इस प्रकार हाथ फैला दिए जैसे कुछ रोकना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुमने जो कहा वही सच बात है, पर अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बस जो तुमने कहा है उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। उसका स्वर कुछ और शांत हो गया और वह बोली, तुम्हें बस अब जल्दी ही चल देना चाहिए, बहुत दूर जाना है।
काश तुम्हें मालूम होता कि मैं कितनी खुश हूँ। दूसरों के पास अपने बेटे के शब्द, स्वयं अपने रक्त मांस के शब्द ले जाते हुए मुझे कितनी खुशी हो रही है। ऐसा मालूम होता है जैसे मैं स्वयं अपनी आत्मा को बांटने जा रही हूँ। यह कहकर माँ मुस्कुराई, पर लुदमिला के चेहरे पर उसकी इस मुस्कुराहट का केवल एक हल्का सा प्रतिबिंब ही दिखाई दिया। माँ को ऐसा लगा कि इस औरत के संयम के कारण उसका उल्लास मंद पड़ता जा रहा है, और सहसा उसकी यह उत्कट इच्छा हुई कि वह अपनी आत्मा की आग लुदमिला की कठोर आत्मा में उड़ेल दे और उसमें भी हर्ष के तूफान से उमड़ते हुए एक हृदय के प्रति संवेदना जागृत कर दे। उसने लुदमिला के दोनों हाथ अपने हाथों में कसकर दबा लिए और बोली, प्यारी बहन, यह जानकर कितनी खुशी होती है कि एक ज्योति ऐसी भी है जो दुनिया के सारे लोगों को रास्ता दिखा रही है, कि एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब सब लोग इस ज्योति को देखेंगे और सच्चे हृदय से इसका अनुसरण करेंगे। माँ के बड़े से उदार चेहरे पर कंपन की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखें चमकने लगीं और आंखों के ऊपर उसकी भौहें इस प्रकार फड़कने लगीं मानो आंखों की चमक पंख लगाकर उड़ रही हो। उसके मस्तिष्क में वे महान विचार चक्कर काट रहे थे जिनमें उसने अपनी समस्त आत्मा, अपना सारा अनुभव और सारी वेदना भर दी थी। उसने इन विचारों के सारतत्व को शब्दों के कठोर चमकदार स्फटिकों के रूप में ढाल लिया था, जो उसके पतझड़ जैसे निर्जन हृदय में आकार और संख्या में बढ़ते जा रहे थे और बसंत ऋतु के सूर्य की सृजनात्मक शक्ति से आलोकित होकर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ज्योति से उद्दीप्त हो रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मनुष्य के लिए एक नए ईश्वर का जन्म हुआ हो। हर चीज़ सबके लिए, सब एक दूसरे के सुख दुख के साझेदार। मैं तो इसे इसी ढंग से समझती हूँ। वास्तव में तुम लोग ही साथी हो, सब एक खून के रिश्ते में बंधे हो, सब एक ही माँ की संतान हो और वह माँ है सत्य। एक बार फिर वह भावनाओं की लहरों पर तैरने लगी। उसने रुक कर एक गहरी सांस ली और अपने हाथ फैलाकर बोली, और जब भी मैं अपने मन में कामरेड शब्द सुनती हूँ तो मैं अपने हृदय में अपने साथियों की आहट सुनती हूँ। माँ जो चाहती थी उसमें वह सफल हो गई। लुदमिला के चेहरे पर लाली दौड़ गई, उसके होठ कांपने लगे और आंसू की बड़ी बड़ी गोल बूंदें उसके गालों पर ढलकने लगीं। माँ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बड़े कोमल भाव से मुस्कुराने लगी। अपने हृदय की विजय पर वह अत्यंत मधुर पुलक का अनुभव करने लगी। जब वे एक दूसरे से विदा हुए तो लुदमिला माँ के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ रहकर कितनी खुशी होती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास माँ के भाग 57 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आखिरी भाग का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ और इसका आखिरी भाग सुनना न भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।